बीरेन जी पिछले 2-3 दिनों से डिबेट पे थे नहीं, आज पकड़ में आए हैं, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये कहाँ गुमशुदा थे। तो पहले तो दर्शकों को बताइए कि आप गायब कहाँ थे, और दूसरा आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये यात्राओं का चलन बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ है। आज बुंदेलखंड में विजय यात्रा अखिलेश यादव जी की चल रही है, प्रियंका जी भी मुरादाबाद में जा रही हैं, बीजेपी भी एक नहीं 6-6 यात्राएँ निकालने जा रही हैं। इनसे क्या सियासी मकसद साधा जा रहा है? अब चुनाव है तो हर आदमी जाएगा, हर क्षेत्र में जाएगा, लेकिन लड़ाई अभी तक पूरब में, कभी पश्चिम में, कभी सेंट्रल यूपी में चल रही थी। आज बुंदेलखंड पर आई है। बुंदेलखंड के 7 जिले में 19 विधानसभा की सीटें हैं, अभी ब्रजेश शुक्ला जी ने बताया था, और 1900 बीजेपी जीती है। आज अखिलेश यादव गए, भीड़ मिली, समर्थन है। अब वो कितनी वोट में बदलेगा, चुनाव आएगा, जो परिणाम होगा इस बार बीजेपी के लिए कैसा होगा। लेकिन इसके इतर अगर आप देखें तो बुंदेलखंड में बेहद ज़्यादा गरीबी है। बुंदेलखंड की आबादी भुखमरी पे है, अनाज पैदा नहीं होता, जानवरों के तक के खाने के लिए अनाज नहीं हो पाता, वहाँ पर सूखा पड़ता है हर साल, और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको अधिकारी लूटते हैं। कभी लघु सिंचाई में घोटाला हो जाता है, कुआं खोदने में, कभी नहर बनाने में, कभी तालाब बनाने में, सब किसान और गरीब के नाम पर सरकार के धनों को लूटा गया बुंदेलखंड में। हर बार कई कई हजार करोड़ की परियोजनाएं जब सरकारें आती हैं अनाउंस करती हैं, लेकिन बुंदेलखंड पिछड़ा रहा। आज बुंदेलखंड में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसको कहा गया एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। अगर उससे कुछ विकास की गति बढ़ेगी तो शायद एक नया परिवर्तन और आएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बीजेपी सरकार बना रही। बुंदेलखंड की धरती सूखी है, किसान बर्बाद है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गया, लेकिन बुंदेलखंड की सूरत नहीं बदल पाई। तो उस सूरत को कैसे बदला जाए, ये चुनावी प्रक्रियाएं 5 साल में इसीलिए आते हैं। सरकारों को इम्तिहान देना पड़ता है कि तुमने क्या किया था 5 साल में, आज उसका जवाब दो। विपक्ष भी मांगता है जवाब। देखिए, आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड प्राकृतिक रूप से रिच है, खास तौर से बालू मोरंग के खनन में खनिज संपदा बहुत है नदियों में। और इसी के साथ आपने एक शब्द सुना होगा, गुंडा टैक्स। जब बालू का खदान चलती है तो हर ओर गुंडा भी टैक्स लेते हैं। पुलिस का अलग है, प्रशासन का अलग है, विधायक का अलग है, मंत्री सांसद का अलग है, और मीडिया माफिया और गांव वालों का अलग है। गुंडा टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए बालू बड़ी महंगी मिलती है। लेकिन लड़ाई सारी वहाँ इसी लाल बालू पर कब्जा करने की है जी। ठेका पट्टा तो एक ज़माने में खूब था, अब तो सरकार ने काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन कर दी, काफ़ी महंगे ठेके हो गए, लोगों में रुचि कम हो गई, लोग बर्बाद हो गए खनन का ठेका लेकर। लेकिन अब यात्राओं से माहौल बदलने की तैयारी है, वक्त चुनाव का है। बीजेपी भी निकालने जा रही यात्रा, अखिलेश यादव यात्रा लेकर पहुंचे हैं। अखिलेश उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं के बीच एक बड़ी उम्मीद है, इस बात को कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा गठबंधन है। ओबीसी जातियों का गठबंधन बन रहा है जो बीजेपी से सीधी टक्कर ले रहा है। इस बात को उत्तर प्रदेश के लोग बाखूबी समझ रहे हैं और चर्चा भी करते हैं। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात यह भी हैरत होगी कि हर जगह पर छोटी छोटी जातियों के समूह हैं, दल हैं, लेकिन बुंदेलखंड के इस शांत जिलों में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसका कोई बहुत जातीय आधार हो। यहाँ पर सपा और भाजपा को अपने अपने दम पर ही लड़ना होगा। बसपा या कांग्रेस जो भी जाएगी, यहाँ किसी से गठबंधन नहीं है इनका। और आज रोजी और रोटी का मुद्दा अखिलेश यादव ने उछाला, रोजगार का मुद्दा उन्होंने उछाला। स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश में, लेकिन बुंदेलखंड में ज़्यादा है, समस्याएं हैं। लेकिन मुझे आज बड़ी हैरत हुई कि डॉक्टर धर्मवीर भाजपा से ज़्यादा अखिलेश यादव की पार्टी पर आक्रामक थे। वो कहते हैं 10 सांसद हमारे हैं। किसके गठबंधन से आए?
यही बुआ और बबुआ का गठबंधन कहकर बीजेपी उनको चिढ़ाती थी। आज ये कह रहे हैं कि साहब इनके सब लोग जब कम पड़ेगी सीट तो उधर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मायावती के पास वो 19 सीटें आई थी विधानसभा की। अगर पूरे उत्तर प्रदेश को मथ देगी बसपा तो मथने के बाद कितना आएगा, और ये भी एक ऐलान हो जाना चाहिए था। अगर मायावती के कार्यकाल को लोगों ने देखा है तो मायावती के कार्यकाल में हर सरकारों के कुछ अच्छे पक्ष होते हैं, कुछ खराब होते हैं। मायावती एक सख्त प्रशासक रही हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम विकास के काम किए उन्होंने। लेकिन देखिए, अभी तो मुझे जो बीएसपी का पॉलिटिकल कैंपेन लग रहा है वीरेंद्र जी, सारा दारोमदार सतीश चंद्र मिश्रा जी के ही कंधों पर है। अभी भी वो पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं। अब आजकल वो सुरक्षित सीटों पर यात्रा लेकर निकले हैं। स्वाभाविक है कि जब मायावती जी लेकिन अभी नहीं निकली। मायावती ने 83 लोग विधानसभा की सीटों में 62, उत्तर प्रदेश में 62 ब्राह्मण 66 करीब जीते थे मायावती की सरकार में। तो जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो 2007 में थी। आज लोग इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो सड़क धोई जाती थी, नोटों की माला पहनी जाती थी। मायावती ने कहा कि हम स्मारक नहीं बनाएंगे, अब हम विकास के काम करेंगे। अब उनके कार्यकर्ता और उनसे वोटर कितना प्रभावित होता है ये बात की बात है। जी वीरेंद्र जी, जिस देश में लोकतंत्र हो वहां किसी नेता के चलने पर सड़क धोई जाती रही हो, इस तरह का कोई उदाहरण अगर भारत में कहीं मिलता हो तो कोई बताए। अच्छा, कोई मुझे बता रहा था कि आकाश आनंद भी अब पॉलिटिकल कैंपेन में निकलने वाले हैं यूपी में। स्वाभाविक है, आखिर अब नई पीढ़ी के नेता आ रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे हैं वो आ रहे हैं, मायावती के भतीजे आ रहे हैं। सियासत में एक नई पीढ़ी आ रही है। जैसे कि मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को सौंपी और वो एक राजनीतिक दल को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। समीर सिंह तो ये सोच रहे हैं उतनी देर से कि अब ये क्या करें जब यही लोग सब करेंगे तो। जी वीरेंद्र जी, समीर सिंह ये सोच रहे हैं कि अब ये क्या करें जब इन्हीं के बच्चे लोग सब किए ले रहे हैं तो। हाँ, तो इसीलिए तो ये कहते हैं भाई कि परिवार वाली पार्टी है जी। और देखिए, हमारे यहाँ एक गाना बड़ा चलता है कि तुम हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। लोकसभा में मायावती और अखिलेश खूब गले मिले, एक साथ लड़े, 15 सीट आ गई। अब पता नहीं कितनी दुश्मनी हो गई कि एक दूसरे को पानी पी पी के गाली दे रहे हैं। ये लालजी वर्मा, ये रामाचल राजभर, ये 6 विधायक ये जो चले गए बसपा से सपा में, ये बहुत गुस्सा में है इससे बसपा। जी ये सपा में क्यों गए? वीरेंद्र जी, विजय जी, अभी वकार साहब को भी मैं सुन रहा था, हमारे कई साथी यहाँ बैठे हैं। जैसे घर में किसी दिन पत्नी बना देती है सब्जी बढ़िया, पनीर की सब्जी, और जब सब्जी में पनीर ढूंढने लगो तो पनीर मिलता ही नहीं, खाली नाम है आज पनीर की सब्जी बनी है घर में। तो बड़ी हिम्मत करके हमारे एक साथी ने पूछा, अच्छा बताओ इस सब्जी में पनीर है कहाँ? तो बीबी ने कहा चुपचाप खा लियो, सब्जी का नाम है खोया पनीर, इसमें पनीर गायब है। तो ऐसे समझ लीजिए कि पनीर का नाम है लेकिन खोया हुआ है। बहरहाल जिन लोगों ने संघर्ष किया सड़क पर उतरकर, उन्होंने इतिहास लिखा है इस देश में। चाहे जेपी का आंदोलन हो, चाहे और बड़े बड़े आंदोलन हो, जो लोग जेल गए वो लोग परिवर्तन लाते हैं। बीजेपी के पास देश की वो सबसे बड़ी पार्टी है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी, इन सब का मुकाबला करने के लिए अगर आप बिखर के लड़ेंगे तो इनसे जीत नहीं पाएंगे। अगर मायावती या प्रियंका गांधी, ये लोग तो लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनकी सीटें लगातार घट रही हैं। हाँ, इनसे अखिलेश यादव से मुकाबला तगड़ा दिख रहा है। बहरहाल जो लोग संघर्ष करते हैं वो इतिहास लिखते हैं, और किसके नाम ये चुनाव होगा ये वक्त तय करेगा। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि जिस काया में गर्भ विराजे उसकी रंगत खो जाती है, और अन्न उपजाना होता है तो धरती छलनी हो जाती है, और जो डाली फलती है उसको बोझ भी ढोना पड़ता है, और भोर अगर नम होती है तो रातों को रोना पड़ता है, और पत्ता पत्ता झरना सीखा तब जाकर मधुमास लिखा है, और जिसने जितनी पीड़ा झेली
उतने ही इतिहास लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रजेश शुक्ला जी का रुख